आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने अपने 4 नियम कल के वीडियो तक पढ़ लिए थे। आज का हमारा 5वां नियम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। देखते हैं हमारा जो 5वां नियम है वो है एवोगाद्रोज लॉ। ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का केमिकल कॉम्बिनेशन का 5वां नियम है एवोगाद्रोज लॉ, यानी कि एवोगाद्रो लॉ। ये एवोगाद्रो जी ने ही दिया था सन 1811 में, इन्होंने इस लॉ को दिया था। तो इन्होंने इस नियम के अनुसार क्या बताया इसको समझते हैं। इन्होंने कहा था कि जो यदि सभी फिजिकल कंडीशंस किसी भी गैस के लिए, अगर कई गैसों का आयतन समान हो और सभी फिजिकल कंडीशंस एक समान रहें, तो उन गैसों के समान आयतन में जो उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि उनके अणुओं की जो संख्या होगी वो समान होगी। इन्होंने सीधे सीधे बताया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को निश्चित कर दिया जाए और कई गैसों का जो आपस में ली जाए, कई गैसें हैं उनको अलग अलग, सभी का टेम्परेचर सेम, सभी का प्रेशर सेम और सभी के वॉल्यूम सेम लिए जाए, तो उनमें जो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी उनके जो अणुओं की संख्या होगी वो आपस में एकदम बराबर होगी, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं होगा। ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी, वो सब नंबर जो होगा मॉलिक्यूल्स का सब बराबर होंगे। तो क्या होता है इस तरीके से देखते हैं। इनका स्टेटमेंट जो था, इन 1811 एवोगाद्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने बताया ना वही कि एवोगाद्रो ने इस नियम को दिया था। तो इन्होंने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, यानी कि समान वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, मतलब कि सभी गैसों का जो समान आयतन होगा, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक निश्चित टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान और दाब पर, यानी एक निश्चित तापमान और दबाव पर सभी गैसों का अगर बराबर आयतन है, इक्वल वॉल्यूम लिखा है ना, सभी गैसों का आयतन अगर बराबर है तो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जरूरी है कि वो जो उनका मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे। यहाँ पे बताइए, देखिए कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो कंटेन करेंगे उसमें सेम वॉल्यूम में जो कंटेन करेंगे समान आयतन में, वो नंबर होगा मॉलिक्यूल्स वो बराबर होगा। सभी जितनी भी गैसें आप ले लीजिए किसी भी वॉल्यूम का, लेकिन हाँ सभी गैसों का वॉल्यूम समान होना चाहिए और सभी का आयतन समान होने के साथ साथ सभी का दबाव और सभी का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, एक समान। जैसे हम इसको अगर एक एग्जाम्पल लेके बताएं, एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर इसको बताएं, तो इसको अगर वैसे समझने के लिए कहें तो हम मान सकते हैं कि ऑल फिजिकल कंडीशन सभी गैसों का हम अगर रिमेन सेम कर दें, रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम, सभी गैस जितनी भी गैसें हम ले लें उन सभी का ऑल फिजिकल कंडीशन सब एकदम रिमेन सेम कर दें, तो जो इनमें ये इनका जो एक समान आयतन में इनका समान होगा, तो नंबर होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेम आयतन, यानी कि इन सेम वॉल्यूम, ठीक, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेम वॉल्यूम विल बी इक्वल। इसी को शॉर्ट में समझाया गया है कि ये इतना बड़ा था, इसको समझने के लिए कि ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, यानी हम ऑल फिजिकल कंडीशन में कह सकते हैं टेम्परेचर हमारा होगा, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ये सभी सेम होंगे फिजिकल कंडीशन। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इन सेम वॉल्यूम, सभी गैसों का विल बी इक्वल, उनमें इक्वल होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमारा इनका नियम था एवोगाड्रो लॉ। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कौन सा एग्जांपल हम इनके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखते हैं हमारे कौन सा एग्जांपल है। इनके कहने का सीधे सीधे मतलब है कि अगर हम मान लीजिए कोई कंटेनर लेते हैं, कंटेनर नहीं पात्र, जिसमें हम गैसों को रखते हैं, कोई भी चीज रखते हैं जिसको कंटेनर बोलते हैं ना। तो मान लीजिए हम कोई पात्र लेते हैं, मान लीजिए हमने बना दिया पात्र अपना, ठीक, इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं हम 100 ml, ठीक है, इसका वॉल्यूम हम 100 ml मान लेते हैं। इस पात्र में अगर हम भरते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है,
फिल कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर यही सेम यही पात्र इतने ही आयतन का हम ले लें, ठीक है, इसका भी जो आयतन है वो है 100 ml। इसमें हम भर देते हैं, मान लीजिए इसमें हमने हाइड्रोजन भरा तो इसमें हम ऑक्सीजन मान लीजिए भर देते हैं, ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 होता है ना, ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है O2 होता है ना। तो जो देखिए एक पात्र आयतन दोनों का सेम है और सभी के कंडीशन सेम हम कर देते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर एंड प्रेशर, ठीक। तो ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर हमने कर दिया, इन दोनों गैसों को आपस में उसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा है, दोनों का आयतन बराबर है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर इसमें और इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर होंगे। मान लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन गैस जो ये था इसमें 100 ml में मान लेते हैं हम, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो मान लीजिए x मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, x मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास। इसमें 100 ml हाइड्रोजन गैस में x मॉलिक्यूल थे, तो सेम यही जो संख्या इनकी है वही, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो आयतन भी सेम, तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी x हो जाएंगे, ठीक है, x मॉलिक्यूल्स। ये था एग्जांपल हमारा कि अगर किसी भी पात्र में हमने इस पात्र में हाइड्रोजन गैस लिया जो कि था 100 ml, इसकी क्षमता 100 ml था इसका वॉल्यूम, तो हमने हाइड्रोजन गैस लिया तो इसमें हमारा जो मॉलिक्यूल्स था हमने माना है इसको, भाई हो सकता है जितना काउंट करना पड़ेगा, लेकिन हमने इसमें माना x मॉलिक्यूल्स। फिर ये हमने सेम यही टेम्परेचर और प्रेशर पे हमने सेम वॉल्यूम लिया, इस वॉल्यूम में भी ऑक्सीजन गैस हमने लिया, तो ये वॉल्यूम में ऑक्सीजन गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो x मॉलिक्यूल्स होगा, ड्यू टू इनके नियम के अनुसार, यानी एवोगाड्रो लॉ के अनुसार ये संख्या समान होगी। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। ये तो जनरल था और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन एक है कि इफ 100 ml ऑफ मेथेन, क्वेश्चन है इफ 100 ml ऑफ मेथेन, if 100 ml of methane contains Y molecule, ये मॉलिक्यूल्स नंबर दिया गया है कि 100 ml मेथेन में मॉलिक्यूल की संख्या जो है Y मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर सेम, समझिएगा, देते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम होगा और ये 100 ml मेथेन दिया गया है। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर 100 दे के कि 100 ml मेथेन में बता दे कि 100 ml मेथेन में Y मॉलिक्यूल्स है, तो पूछ ले क्वेश्चन की हमारे पास कि अगर वही सेम कंडीशन रहे, यानी वॉल्यूम सेम होगा, अगर कंडीशन सेम रहे कि टेम्परेचर और प्रेशर समान हो, तो कह दे अगर 100 ml मान लीजिए नाइट्रोजन गैस हो, 100 ml नाइट्रोजन गैस, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले तो कितना बताएंगे हम, एवोगाड्रो लॉ के अनुसार हम इतना बताएंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स भी कितना हो जाएगा, इसमें भी Y मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, Y मॉलिक्यूल्स, ये एवोगाड्रो लॉ के अनुसार। इसी तरीके से अगर पूछ ले कि 50 ml के बारे में पूछ ले, 100 ml हमें पता है, लेकिन अगर सेम कंडीशन यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो और 50 ml पूछ ले कि 50 ml अमोनियम गैस में, अमोनिया में, ठीक है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें कितना बताएंगे भाई, अगर अमोनिया में पूछ ले तो हम कितना बताएंगे, इसका आधा होगा ना, 50 का आधा, वॉल्यूम 50, तो मॉलिक्यूल्स भी कितने हो जाएंगे, आधे होंगे ना, तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि Y/2 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, 100 ml था तो हमने वॉल्यूम को आधा किया, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर सेम थे, तो 100 ml अगर हम इसको लेते हैं तो मॉलिक्यूल की संख्या Y होती है, लेकिन हमने 100 ml कम लिया है 50 ml, तो वॉल्यूम भी कम हुआ, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स की संख्या भी आधी हो गई। तो अगर हम और बात करें तो कह दे अगर कि 25 ml मुझे 25 ml ऑक्सीजन गैस ले लिया जाए O2, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें बताने के लिए क्या करना, देखिए 25 ml वॉल्यूम का 1/4 किया गया है, तो वॉल्यूम का 1/4 किए जाने की वजह से
वॉल्यूम 50 ml 25 ml हुआ, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, Y/4 मॉलिक्यूल्स होंगे ना। तो ये हमारा था एग्जांपल इसका अवोगाद्रो लॉ। अब हम शुरू करते हैं, जो कि अवोगाद्रो लॉ को हम सीधे सीधे एक निष्कर्ष इससे निकलता है, जो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, कह सकते हैं इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। निकला ना इससे कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम अगर किसी गैस का निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल, यानी मॉलिक्यूल्स का नंबर जितना ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूल्स का नंबर जितना कम उतना उसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही कम होगा। इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो इस नियम में इतना ही। अब हम आगे का हमको जो आगे पढ़ना है उसके लिए हम बात करते हैं कि हमारे धीरे धीरे ये सब एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनकी खोज होने लगी थी, क्योंकि भाई साइंटिस्ट हैं वो थोड़े से दूसरे दिमाग के होते हैं, उनको बोलते हैं पागल। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ किया करते हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट इधर उधर किया करते हैं, खाली कभी बैठते नहीं। तो इसी तरीके से जब खोज शुरू हुई तो धीरे धीरे वो एटम्स की तरफ पहुंचे, तो हम उसके लिए बात करते हैं। ये फिगर आप देखिए, फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे साइड में दिया गया है आपको फिगर। इस फिगर में एवोगाद्रो ने जो बताया था, इस फिगर में एवोगाद्रो ने बताया था, देखिए इनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले बॉक्स में भी बराबर 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, तो पहले बॉक्स में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, दूसरे बॉक्स में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, तीसरे में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है। लेकिन जो चौथा बॉक्स बना हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन के वॉल्यूम और 1 ऑक्सीजन के वॉल्यूम से संयोग करके जो 2 वॉल्यूम वाटर वेपर बना है, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बराबर हैं। देखिए ना, सभी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हैं। ये डायटॉमिक है, वो पॉलीएटॉमिक है। एवोगाद्रो ने नहीं समझा था कि ये डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के रूप में है। हाइड्रोजन वाले और ऑक्सीजन वाले दोनों डायटॉमिक, लेकिन जो वाटर वेपर बना हुआ है वो पॉलीएटॉमिक बना हुआ है, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया था, जो कि बाद में अब यानी मॉडर्न साइंस में ये देखा गया, उसको बहुत अच्छे से बारीकी से पता किया गया कि कौन सा डायटॉमिक कौन सा पॉलीएटॉमिक है, लेकिन ये एवोगाद्रो के समय पॉसिबल नहीं था। तो यही इन्होंने देख के बताया था कि ये होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर का निर्माण, वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जो कि पॉलीएटॉमिक होता है। तो हम पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अभी तक एटम्स के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो चुकी थी उस समय में। इस समय तो बहुत ज्यादा जानकारी मिल चुकी है एटम्स के बारे में, लेकिन उस समय जानकारियां प्राप्त हो चुकी थी। फिर मैटर के बारे में और कुछ धीरे धीरे देखा गया, और साइंटिस्ट ने सबने अपना अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग मैटर्स के साथ। तो जो वहां से थ्योरी निकली वो ये निकली कि जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, यानी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जो कंपोज होते हैं मैटर, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो उन पार्टिकल्स को, जिनको कहा जाता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बने होते हैं, उनको कहते हैं एटोमियो। एटोमियो, इनका जो मतलब होता है, इनका मतलब ही होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल यानी कि जो मैटर बने होते हैं वो छोटे छोटे इंडिविजुअल अविभाज्य, जो कि खंडित नहीं किए जाते हैं, अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल होता है ना, कि जो मैटर उस समय जितना ज्ञात था कि मैटर्स जो बने होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटोमियो, ठीक। तो इसके बाद 1808 में डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी, ये ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, यानी कि इन्होंने एक केमिकल रासायनिक फिलॉसफी के लिए, रासायनिक दर्शन के लिए एक नया सिस्टम दिया। इस सिस्टम में इन्होंने इसके लिए एटम्स के लिए कुछ परिभाषित किया अच्छे तरीके से एटम्स को, कि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि देखिए, इनमें जो प्रकाशित इन्होंने किया था अपनी फिलॉसफी में, वो ये था, पहला नियम की मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इन्होंने उन एटोमियो जो बताया ना कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम जो एटोमियो दिया गया था, इन्होंने उसको एटम नाम दिया, एटम। इसीलिए अपने पहले नियम में होता है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। जो मैटर होते हैं वो अविभाज्य परमाणु, एटम यानी अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पहला नियम इनका यही कह रहा है। जो पहला पॉइंट इन्होंने दिया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, पदार्थ जो होते हैं वो
छोटे यानी अविभाज्य परमाणुओं को गठन होते हैं, यानी कि अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये इन्होंने अपना पहला नियम दिया था। और दूसरा नियम यह दिया था कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। क्या? ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो कोई एक एलिमेंट यानी कोई एक तत्व अगर जो हमको दिया गया है तो उसके जो सभी एटम्स होंगे, यहाँ पे है ना जो ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, यानी किसी एक तत्व के जो हमको प्राप्त है उसके जो सभी एटम्स यानी उसके जो सभी परमाणु होंगे वो सब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी उनकी जो गुण होंगे, गुणधर्म जो होंगे वो सब सेम ही होंगे। कि कोई भी मान लेते हैं कोई भी पदार्थ हो तो उसके जो एटम्स होंगे भाई एक तो रहेगा नहीं, ढेर सारे एटम से मिलकर बना होगा, तो उन सभी एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं, आगे कहते हैं इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। हम उनके मासेस को भी इसमें जोड़ सकते हैं, उनके मासेस भी आपस में बराबर होते हैं। फिर ने एक बात और कही थी इसी पॉइंट में कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, अर्थात कह सकते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं यानी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स के मास होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए बताया ना कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, यानी डिफरेंट यानी अलग अलग एटम, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम यानी अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके मासेस अलग अलग होते हैं। तो सीधे सीधे इनके दूसरे नियम से यही समझ सकते हैं कि तो पहला इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट यानी सेम, अगर एलिमेंट सेम होगा यानी कि तत्व सेम होगा तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रखेंगे, सेम। और अगर वो एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज, उनके जो मास होंगे, बोलते हैं उसको जो एटॉमिक मास यानी एटम के जो मास होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पे है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, उनके जो द्रव्यमान होंगे वो अलग अलग होंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे अलग अलग। तो दूसरे नियम से इन्होंने यही बताया था कि अगर समान एलिमेंट है तो उसके जो एटम्स होंगे वो समान प्रॉपर्टी रखेंगे। उसमें इन्होंने मास को भी जोड़ा था कि मास भी समान होगा, सभी एलिमेंट्स के, उस एलिमेंट के सभी एटम्स का मास भी समान होगा। फिर और इसी में इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, यानी अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो उनके मासेस भी अलग अलग होंगे। तो तीसरा नियम इन्होंने बताया कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, यानी कि जो कंपाउंड यौगिक जो बनेंगे वो बनेंगे कैसे। तो इन्होंने यही बताया कि जो कंपाउंड बनते हैं यानी यौगिक जो बनते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के संयोग से बनते हैं। देखिए कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, अर्थात जो एटम्स जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे एक निश्चित रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में, जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होंगे तब ये कंपाउंड का निर्माण करेंगे, इनके तीसरे नियम के अनुसार। और जो चौथा नियम इन्होंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं, एक व्यवस्था, यानी रीऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्था होती है, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा व्यवस्थित होंगे। ठीक है, तो ये बताया कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, अर्थात हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो इन्वॉल्व करेंगी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, परमाणुओं का दोबारा व्यवस्था, यानी परमाणुओं की दोबारा व्यवस्था वो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व करेंगे। यानी अगर कोई एक परमाणु हो, दो परमाणु रिएक्शन तभी होगा ना, कंपाउंड तभी बनेंगे जब एक ये परमाणु और दूसरा वो परमाणु किसी वो एलिमेंट्स के, तो जब दो एलिमेंट्स के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो उनका जो व्यवस्था क्रम होगा जिसके अनुसार वो व्यवस्थित होंगे वो रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, नहीं दोबारा से दूसरे तरीके का हो जाएगा, तभी कंपाउंड्स का निर्माण होगा, तभी तो प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, है ना। कि अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अगर दूसरी है लेकिन जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, डिफरेंट होती है ना। तो और इन्होंने बताया इसी में दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये तो हम पहले भी जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं उनको ना तो नष्ट किया, पदार्थ को हमने पढ़ा ना कि पदार्थ ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तो सेम वही इन्होंने बताया कि दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, अर्थात जो एटम्स होते हैं, देखिए होता है केमिकल रिएक्शन एटम्स के बारे में इन्होंने बताया, तो कहा यही कि दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, अर्थात जो एटम्स होंगे यानी परमाणु होंगे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो उत्पन्न किया जाएंगे ना तो उनको नष्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होंगे। तो इन्होंने इसी में इनके जो चौथे नियम होता है यही कि जो दोनों के मतलब कंपाउंड बनेंगे तो दो या दो से अधिक लगेंगे तभी कंपाउंड का निर्माण होगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट होंगे, तो उनके जो एटम्स होंगे वो ना तो नष्ट होंगे ना तो कोई नया बनेगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं एटम्स का दूसरी तरीके से अरेंजमेंट होगा ताकि उसके प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंट आ सके, तभी तो वो कंपाउंड है। अगर
सेम वही जो एलिमेंट्स मिलके बनाए हैं कंपाउंड, अगर उन्हीं की तरह रह गया तो अरेंजमेंट उनका वैसा ही रह गया एलिमेंट्स की तरह, तो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स वाली होगी। लेकिन जब उनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा, यानी उन एलिमेंट्स से डिफरेंट होगा, तब जो प्रॉपर्टीज उनकी होगी वो डिफरेंट होगी, तब वो कंपाउंड कहलाएगा। तो यही था इनके पूरा नियम। डाल्टन का जो नियम था, इन्होंने अपना जो थ्योरी दी वो इन्हीं 4 नियम पे थी कि यही 4 नियम इन्होंने बताए। पहला बताया कि मैटर को, जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है, पहला। दूसरा होता है कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, यानी कि जो एक अगर कोई एलिमेंट हमको दिया गया है तो उसके जो एटम्स होंगे, सभी एटम्स वो समान प्रॉपर्टी, समान गुणधर्म रखेंगे, और इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, उन्होंने उसमें मास भी जोड़ा कि सभी के मासेस भी बराबर होंगे। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, और बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स यानी अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उनके जो एटम्स होंगे वो मासेस भी उनके अलग अलग होंगे। फिर तीसरा बताया कि जब कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, इन्होंने बताया कि कंपाउंड जब बनेंगे कब, जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट रेशियो में, एक निश्चित रेशियो में मिलेंगे, तब नए नए कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे। और फिर बताया कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, चौथे में कि जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, वो एटम्स के रीअरेंजमेंट को, रीऑर्गेनाइजेशन को दर्शाएगी, दूसरी तरीके की व्यवस्था को। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक तरीके की व्यवस्था, जैसे वो एलिमेंट्स में थे, लेकिन जब उन्होंने कंपाउंड बनाएंगे वो व्यवस्था उनकी चेंज होगी दूसरे तरीके में। फिर चौथा नियम जो इन्होंने बताया, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इन्हें केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एटम्स ना तो पैदा होंगे, यानी ना तो उत्पन्न होंगे, और ना ही उनका अंत होगा, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंजिंग होगी। फिर इनके नियम से जो हमको मिला, इन्होंने ये भी बताया कि इनके नियम ने, जो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसको इन्होंने, इनके नियम ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। फिर इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसको हम बता रहे हैं कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। तो हमने इनके नियम के डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी के हमने देखे कि इन्होंने क्या क्या हमको बताया, तो हम देखते कि क्या क्या ये हम नहीं बता पाए। जैसे इन्होंने तो और सभी एटम्स के लिए बताया, एलिमेंट्स के लिए, लेकिन ये गैसों के वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं बता पाए, गैसों के वॉल्यूम को सही से डिफाइन नहीं कर पाए। और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो है क्यों कोई एटम क्यों कंबाइन होते हैं, इसको ये नहीं डिफाइन कर पाए, कोई भी एटम किस तरीके से डिफाइंड होंगे, मतलब कि क्यों कंबाइन होंगे, इसका कारण ये नहीं दे पाए। तो अगर इनको पॉइंट में लिखे कि नॉट एक्सप्लेन्ड, अगर हम पॉइंट में लिखे नॉट एक्सप्लेन्ड, ये नहीं बता पाए क्या, पहला पॉइंट हम लिखेंगे लॉज ऑफ गैसेस, गैसियस वॉल्यूम, लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक, पहला पॉइंट है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि रीजन, यानी कारण, रीजन फॉर कंबाइनिंग एटम्स। हम कह सकते हैं कि इन्होंने, इनका जो नियम था, ये इनकी थ्योरी जो थी, वो ये नहीं बता पाई कि गैसेस वॉल्यूम को नहीं फॉलो कर पाई, कि गैसेस वॉल्यूम किस तरीके से डिफाइन होगा, इसको नियम को नहीं फॉलो कर पाई। फिर ये भी नहीं बता पाए कि एटम्स, कोई भी एटम्स कंबाइनिंग वॉल्यूम, कोई भी एटम्स आपस में क्यों कंबाइन होते हैं, जिससे कंपाउंड का निर्माण होता है, तो ये इनकी थ्योरी नहीं बता पाई थी। लेकिन बाद में जब और भी बताने कि साइंटिस्ट कभी बैठते नहीं, वो कुछ ना कुछ हमेशा किया करते हैं, तो उसी तरीके से साइंटिस्टों ने इनके नियम को भी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट जब कुछ तर्क देता है, अपनी कोई थ्योरी देता है, तो सभी साइंटिस्ट उसकी थ्योरी पे रिसर्च करते हैं। तो उसी तरीके से रिसर्च किया गया, तो आगे इनकी थ्योरीज को, ये चीजें जो इनकी थ्योरी नहीं बता पाई थी, आगे की थ्योरीज ने इनकी इस बातों को भी बताया कि एटम्स क्यों सहयोग करते हैं, गैसों के वॉल्यूम के बारे में बताया सब कुछ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, अभी तक तो हमारे एटम, मॉलिक्यूल, इन सब की खोज हो चुकी थी, तो अब उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है, हमने बताया ना कि हम एटम्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हम देखते हैं कि एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टीज है एटॉमिक मास, यानी कि परमाणुीय द्रव्यमान। तो जो कि लिखा गया है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हम कहते किसे, हमने बताया ना कि कुछ भी हो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मैटर की परिभाषा बताते समय हमने बताया था कि जो स्थान घेरता हो, जिसका कोई भार हो, उसको हम मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं ना।
तो ठीक उसी तरीके से कि एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु के बारे में हमने पढ़ा तो उसका कुछ मास होगा, तो उसी को डिफाइन किया गया है। तो मास क्या, द मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, यानी कि एक एटम का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम परमाणु द्रव्यमान कहेंगे, सीधी बात है। तो इसको सही तरीके से अगर कहा जाए तो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम इन एटॉमिक मास यूनिट। इस यूनिट में यह यूनिट दिया गया है एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात यह कह रहा है कि एटॉमिक मास जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो किसी भी द मास ऑफ एन एटम, वो किसी भी द्रव्यमान की वो किसी भी एटम का, परमाणु का मास को एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, तब वो एटॉमिक मास कहलाता है। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी एटम दिया गया हो जिसका कुछ मास दिया गया हो, अगर मान लीजिए मास किलोग्राम में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, तो तब वो एटॉमिक मास नहीं होगा। वो एटॉमिक मास तब कहलाएगा जब उस किलोग्राम या ग्राम को हम AMU अर्थात क्या बोलते हैं अर्थात एटॉमिक मास यूनिट में जब हम उसको चेंज करेंगे, किसी का भी मास जो दिया जाए वो एटॉमिक मास यूनिट में दिया जाए, तब उसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे, अन्यथा वो एटॉमिक मास नहीं कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन यही बता रही है कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम इन एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात किसी भी एटम का जो मास हो जब उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में डिनोट करेंगे तब उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। तो इस एटॉमिक मास की इसकी परिभाषा क्या होती है कि वन, ये जो यूनिट दी गई है एटॉमिक मास, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसको हम 1 AMU लिख सकते हैं, ठीक है, 1 AMU। A मतलब एटॉमिक, M मतलब मास और U मतलब यूनिट। तो 1 AMU की जो डिफिनेशन है कि 1 AMU होता क्या, देखिए द एटॉमिक मास यूनिट अर्थात AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ कार्बन 12। हम जानते हैं कि हमारे प्रकृति में, नेचर में जो कार्बन के अपर रूप जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग रूप पाए जाते हैं ना, अलग अलग रूपों में एटम्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जिसमें जो कार्बन होता है वो जनरली 3 रूपों में पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो यहाँ पे दिया गया है तो मोस्ट कॉमन आइसोटोप, ज्यादातर जो कार्बन इन तीनों में पाया जाता है रूपों में, सबसे ज्यादा इसमें लगभग पाया जाता है 98% तक, अर्थात जितना भी कार्बन पाया जाता है उसका लगभग 98% कार्बन 12 ही होता है। तो इसमें डिफिनेशन ये है कि द एटॉमिक मास यूनिट आर AMU इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ कार्बन 12। हम कह सकते हैं कि जो 1 AMU 1 एटॉमिक मास होगा वो जो कॉमन आइसोटोप यह है कार्बन 12, इसके भार का 1/12 होगा। अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं आइसोटोप ऑफ, मास ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन 12, या तो हम इसको अगर सीधे लिखें तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम लिख दें, मास ऑफ कार्बन 12 एटम बटे में 12 यानी 12। यही इसकी AMU की डिफिनेशन जो है, 1 AMU की डिफिनेशन यही है। इसको फार्मूले के रूप में लिख लें तो 1 AMU बराबर मास ऑफ कार्बन 12 एटम बटे 12, ठीक है, ये सीधे। और इस AMU को हम दूसरे तरीके से, अब दूसरे तरीके से दर्शाया जाता है, इसको AMU को हम सिर्फ U से दर्शा सकते हैं। इस U को कहते हैं हम यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ये AMU को दर्शाया जाता है U से, जिसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं। इस समय U से दर्शाया जाता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये था हमारा, ये डिफिनेशन थी एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास होता क्या है, और ये हमने निकाला कि AMU बराबर कितना होता है, ठीक। तो हम इसको अगर सीधे देखें तो एक AMU की जो पहले मास से रिलेटिव निकाले तो ये AMU का जो रिलेटिव मास निकाला गया AMU का वैल्यू, तो ये AMU की वैल्यू थी 1 AMU बराबर, या तो फिर हम लिखेंगे 1 U बराबर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ये था 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम, इतनी वैल्यू थी ये 1 AMU की, ठीक है। ये 1 AMU की वैल्यू 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम दिखाते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं किसी का कोई भी एटम दिया गया उसका एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं। तो हम एग्जांपल अपना देखते हैं कि कौन सा एग्जांपल है। हम एग्जांपल में लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा उसको निकालते हैं।
तो दिया गया है मास ऑफ एच एटम, कह सकते हैं ना, मास ऑफ एच एटम। हमको क्वेश्चन में दिया गया मास ऑफ एच एटम 1.6736 क्रॉस 10 की पावर है -24 ग्राम। -24 देखिए ना, ये एक एटम का मास है, दिया गया है 1.6736 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम। जो एटम्स होते हैं ना, परमाणु, वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उनका कुछ तो मास होता है, इसलिए स्मॉल मास बताया जाता है कि स्मॉल मास बहुत हल्का मास होता है। तो वही यहाँ पे इतना हल्का मास देख लीजिए, इसीलिए एटॉमिक मास निकालने की जरूरत हमको पड़ती है, और रिलेटिव ही निकाला जाता है। तो इतना मास इसका दिया गया, तो हमको अब इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको क्या बताया था एटॉमिक मास निकालने के लिए, ये डायमेंशन दी गई है, इसको हमको AMU में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 क्रॉस 10 की पावर -24 ग्राम। इतना हमने देखा, अभी भी हमने देखा कि इतना वैल्यू होती है 1 AMU की। ठीक, तो हम निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या, हाँ, एटॉमिक मास ऑफ एच एटम। तो हम सीधे लिखें मास ऑफ एच। तो सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए AMU निकालने के लिए ग्राम है, तो हम अगर इसको देखें, इसको यहाँ नीचे कर देंगे तब AMU आएगा ना। इस ग्राम को रोक के इतने को हम रोक दें, इसको पक्षांतर करके नीचे करें, फिर यहाँ पे ग्राम की जगह पे इसकी वैल्यू रख दें, तो आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे उतना दिया गया है, यहाँ हम लिख दें, ये दिया गया ऊपर, देखिए यहाँ पे 1.6736 क्रॉस 10 की पावर -24, इतना। ठीक, वो ग्राम था, लेकिन जब इसको यहाँ पे लिखा गया तो यहाँ क्या, गुणे में हम लिख सकते हैं, आप बटे में सीधे लिख दें डाउन, यहाँ पे AMU लिख देते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट में आ गया। जब एटॉमिक मास यूनिट में आएगा तभी तो हम बोलेंगे ना कि एटॉमिक मास ये, फिर बटे में कितना आएगा नीचे 1.66 क्रॉस 10 की पावर -24। तो इसी को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 AMU। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम सीधे से काट देते हैं, तो सेम है, हम जानते हैं ऊपर नीचे अगर सेम रहा, हंस और हर में सेम रहा तो कट जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 1.008 AMU। ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ये एटॉमिक मास हो गया एक H एटम का, यानी कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास ये होता है। इसको हम लिख सकते हैं, हमने कि AMU को यूनिफाइड मास भी लिखते हैं, तो इसको हम ये भी इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं 1.008 U, यानी कि यूनिफाइड मास। तो हमको पढ़ना है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज नाम में ही है एवरेज, अर्थात औसत। तो हम बचपन से ही औसत निकालते हैं भाई, कक्षा 11 में हम पढ़ रहे हैं, तो औसत हमने जूनियर क्लासेस में ही, प्राइमरी क्लासेस में ही औसत सीख ली थी, है ना। बहुत से लोग होंगे जो प्राइमरी क्लासेस से सीखे, बहुत से लोग होंगे जो जूनियर में आके सीखे हैं। तो वही है औसत एवरेज, औसत एटॉमिक मास, यानी कि औसत परमाणविक द्रव्यमान। तो औसत तभी निकलता है जब हमारे पास जो सब्जेक्ट दे गए हो एक से अधिक हो, तभी तो औसत निकलेगा। एक पे तो औसत निकालने की जरूरत नहीं, एक है तो भाई दिया गया वो, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, और भी ढेर सारे हो, तो हम औसत निकाल के यूज करते हैं। हमारा जो कभी हम आपने अगर ध्यान दिया होगा बहुत अच्छे से, तो जो हमारा ये पीरियोडिक टेबल है और सारणी, इस पे जितने भी मासेस दिए गए हैं, किसी भी एलिमेंट्स के जितने भी मासेस दिए गए हैं, वो सब औसत मासेस हैं। आप तो चक्कर में पड़ेंगे, औसत मासेस हो तो सब हम एक्यूरेट मासेस लिखते हैं। नो, एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो उसके अलग अलग आइसोटोप पाए जाते हैं। हमारे नेचर में अलग अलग आइसोटोप पाए जाते हैं उन सभी एलिमेंट्स के, तो औसत मास निकाल के ही उस एलिमेंट्स के हमारे पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है। तो जैसे कि हम मोस्ट कॉमनली यूज, जो हमारे मोस्ट कॉमनली हम कार्बन, अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया कि कार्बन का होता है तीन आइसोटोप्स के रूप में कार्बन पाया जाता है ना। तो इन्हीं सभी को ज्ञात करके कि ये आइसोटोप, कौन सा आइसोटोप किस अबेंडेंस यानी किस मात्रा में पाया जाता है। मान लीजिए 100 कोई एलिमेंट 100% पाया जा रहा है ना, जितना भी पाया जाए उसको 100% कहेंगे। उसमें से एक आइसोटोप उसका 98% पाया जा रहा है, उसी में 98 बचा कितना 2, उन 2% में उसके और 2-3 जो भी हो आइसोटोप वो पाए जा रहे हैं।
तो इसको हम अबेंडेंस बोलते हैं, यानी पर्याप्तता, कितनी पर्याप्तता है उसकी, यही रिलेटिव अबेंडेंस। और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमने बताया निकालना कि एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, तो ठीक, तो यही हम इसके थ्रू और एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास किसी एटम का या किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैसे हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं, हमने जनरल एग्जांपल ले लिया कार्बन, क्योंकि कार्बन हमें मोस्टली पाया जाता है कार्बन। तो कार्बन 3 समस्थानिकों के रूप में कार्बन पाया जाता है, जिसमें कार्बन 12, इन समस्थानिकों में कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है। ठीक है, इनका जो परसेंटेज होता है, यानी जितने पाए जाने में परसेंटेज, इनका कितने कितने परसेंट कौन कौन पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव अबेंडेंस। तो इसमें सबसे ज्यादा हमने बताया कि कार्बन 12 सबसे ज्यादा पाया जाता है। कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 आइसोटोप, इसीलिए AMU एटॉमिक मास यूनिट जो बना, इसी को आधार मान के बना। तो इसमें कितना 98.892 पाया गया, और इसकी जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसका 12। और ये जो है दूसरा कार्बन 13 जो पाया जा रहा है 1.108, इतना परसेंटेज इसका पूरे 100% में इतना इसका है। फिर इसका जो एटॉमिक मास यूनिट होता है 13.00335, और जो हमारा तीसरा आइसोटोप कार्बन का पाया जाता है वो कार्बन 14 जो होता है, रिलेटिव अबेंडेंस इसका है 2 × 10⁻⁻10, मतलब इतनी कम मात्रा में पाया जा रहा है। सोचिए, इसलिए सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में इसको पाया जाता है, जिसका एटॉमिक मास यूनिट है 14.00317। ठीक, तो हम इसका ये निकालते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, हम कह सकते हैं एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए ये इसका रिलेटिव अबेंडेंस परसेंटेज में दिया गया है, ये परसेंटेज है, लेकिन जब हम इसको सही से लिखेंगे कितना लिखें, देखिए दिया गया है 98.892, इतना परसेंट है। इसको हम सही गिनती में लिखें तो कितना लिखेंगे 98.892/100, इतना ही लिखेंगे ना। फिर इसको हम सही से बराबर करके लिखें तो इसको लिख देंगे हम 0.98892 होगा ना, क्योंकि ये सही लिखा गया, सही गिनती ये लिखी गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। फिर बता रहे ये एक एटम के लिए है, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो हम जितना इसका एटॉमिक मास होगा एक एटम का, फिर इतना ये पाया जाता है, उसका गुणा करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए पहले इसका लिखते हैं कार्बन 12 के लिए। ठीक है, तो कार्बन 12 के लिए कितना है, ये 0 पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल दिया है, इस तरीके से सभी का निकलेगा 0.98892, ये हो गया हमारा। ये इसके बाद हम लिखते हैं हमारा जो, इसको ब्रैकेट में करते हैं, ये देखिए ये यूनिट है इसकी AMU एटॉमिक मास, ये कितना 12U, यू लिख देते हैं भाई, हमने बताया AMU यानी कि यूनिफाइड मास। इसको फिर प्लस दूसरा कितना मिला है 1.108, लेकिन जब हम रियल वैल्यू इसके लिखेंगे तो इतनी लिखेंगे ना, इसके अनुसार दशमलव लगाएंगे आगे, तो कितना होगा 0.01108 इतना होगा। फिर इसका जो एटॉमिक मास दिया गया है वो कितना है, इतना एटॉमिक मास दिया गया है, देखिए 13.00335U इतना दिया गया है उसको 13 ठीक है, नहीं दिख रहा, इसको चटक कर देते हैं, थोड़ा सा दिखने लगे आपको ये। फिर हमारा जो तीसरा भी बचा है ना, तो प्लस 2 × 10⁻⁻10, तो इसमें इसका एटॉमिक मास कितना दिया गया है 10, क्या अभी इसमें भी 2 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ये परसेंटेज है, 100 नीचे जाएगा तो यानी 10 की घात 2 बनेगा, फिर वो ऊपर जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगी गुणा में, तो 10 की घात -12। तो इसको गुणा करेंगे किसके साथ करना है 14.00317U, ये इसके साथ गुणा हम करेंगे। ठीक है, तो इन सभी को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा कार्बन 12 का जो औसत परमाणु द्रव्यमान आएगा वो होगा, देखिए कार्बन 12 का औसत परमाणु द्रव्यमान जो हमारा आ रहा है वो होगा 12.011U, यू कहें या फिर इसको हम 12.011 AMU भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था औसत परमाणु द्रव्यमान, किसी का जो भी एलिमेंट सभी का हमने बताया कि औसत ही लिखा गया है उसमें, और किसी भी एलिमेंट का अगर औसत परमाणु द्रव्यमान हमको निकालना होगा तो हम इसी तरीके से निकालेंगे, उसका रिलेटिव अबेंडेंस पता करेंगे, कितना रिलेटिव अबेंडेंस है, प्रकृति में वो कौन कौन से आइसोटोप पाए जा रहे हैं, कौन कौन से आइसोटोप किस मात्रा में पाए जा रहे हैं, फिर उनके एटॉमिक मासेस हम पता करेंगे, तब हम उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो ये रहा हमारा
ये टॉपिक। तो हम अगला टॉपिक हमारा देखते हैं कि कौन सा हमारा अगला टॉपिक है, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमने एटॉमिक मास निकाल लिया, तो अब बात आएगी कि एटम से बड़ा जो होता है, एटम को मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं हम, तो उस मॉलिक्यूल मास की बात हम करते हैं। हमने अपना एटॉमिक मास देखा, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, जो कि एटम से मिलके बना होता है, उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमने एटॉमिक मास निकाला, तो किसी भी मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग एटम्स होंगे, तो हम जरूरी है कि हम मॉलिक्यूलर मास भी निकालें। तो इसके लिए हमको उस एटम के, जब मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम होंगे, अलग अलग एलिमेंट के, तो हमको उस एलिमेंट्स का मास पता होना चाहिए ना। उस एलिमेंट्स का जितने एटम हैं उनके मासेस पता हो, उनको हम आपस में जोड़ दें तो हमको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो यही बात कह रही है कि आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ, देखिए मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। सीधी सी बात है, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, मान लीजिए हम कोई मॉलिक्यूल मान लेते हैं, हम मान लें अमोनिया, मान लेते हैं NH3 है अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इसका हमको एटॉमिक मास निकालना हो, ये मॉलिक्यूलर मास निकालो कि भाई एटम तो है नहीं, ये है मॉलिक्यूल, तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो इसलिए क्या बताया, यही क्या, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अर्थात एक एलिमेंट में जितने एटम्स होंगे, देखिए दिया ना, एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस निकालेंगे हम, उनको जोड़ेंगे, तब हमारा मॉलिक्यूलर मास आएगा। देखिए ना, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनको निकालेंगे, कौन कौन से एटम हैं, एलिमेंट्स हैं जो, फिर उनके एटॉमिक मासेस जो होगा, उस एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होगा उनको लेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो वही हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा। आगे देखते हैं क्या ये चीज आपने, इसको हम निकालते कैसे हैं। कहा तो यह जाता है भाई डिफिनेशन ये हो गई, लेकिन निकालते कैसे हैं हम, उसको हम देख लेते हैं कैसे हम निकालते हैं एटॉमिक मास। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, देखिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। अभी हम इसको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल के कुछ समझ में नहीं आने वाला। जब तक हम किसी का भी एग्जांपल ना देखें तब तक हमको नहीं समझ आएगा, इसलिए हम हर टॉपिक पे एग्जांपल बताते चल रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सके हम। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स, यानी कि जितने उसमें एटम्स होंगे, संख्या एटम्स की जितनी होगी, उससे हम प्रत्येक एलिमेंट के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे एंड एडिंग देम टुगेदर, फिर उनको जोड़ देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आएगा। ठीक, तो यही कह रहा है कि जितने एटम्स होंगे, यानी जितने एलिमेंट्स मॉलिक्यूल में होंगे, तो उनके एटॉमिक मासेस हम निकालेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे कि कितने वो एलिमेंट के कितने एटम उसमें है ना, कितने एटम उस एलिमेंट के कितने एटम उस मॉलिक्यूल्स में है, उसका मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करेंगे, तब हमारा आएगा मॉलिक्यूलर मास। तो हम देख लेते हैं कर निकाल के। तो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ताकि आसानी हो। तो हम एग्जांपल में हमने लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। CH4 क्या होता है, तो भाई कॉमन है, बहुत पहले से हम पढ़ने थे, ये मेथेन है ना, मेथेन। तो हमको इसी का मेथेन का ही मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कितना लिखा गया है, मेथेन में एक कितने एटम है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन दिया गया है। तो हाइड्रोजन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम। तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास का निकालेंगे। तो हम लिखे भाई मॉलिक्यूलर मास लिखा है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 निकालने के लिए क्या, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम। तो इसमें कार्बन का एटम कितना दिया गया, पहले कार्बन का एक एटम है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। ये जो दिए गए हैं ये सब, ये एटॉमिक मास दिए गए, जो कि हमने डायमेंशन देखी है, कौन सी डायमेंशन है इसकी, यूनिट, ये एटॉमिक मास है। तो ये कार्बन का एटॉमिक मास कितना, इतना दिया गया है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.011 U, ठीक है। फिर जो हमारा दिया गया दूसरा एलिमेंट कौन सा, H, यानी कि हाइड्रोजन। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की एटम्स की संख्या कितनी, 4, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। फिर इसका जो दिया गया है एटॉमिक मास कितना, 1.008, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 U, ये होगा इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का। तो अब इसको जोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ेंगे, तब हमको मिलेगा CH4 यानी मेथेन का जो मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये तो भाई 1 से गुणा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये इतना ही रहेगा। लेकिन इसको ये प्रभाव डालेगा, 4 है, गुणा करेंगे कितना होगा, इधर से गुणा करेंगे ना
4 8 32 के 2 हासिल कितना हुआ 3, 0 हुआ 3, 0 में गुणा करेंगे 0.4 इकानवे 4, यह होगा ना, ठीक है। 4 दशमलव इतना और इतना, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, CH4 है तो जोड़ने पे कितना आएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 0, फिर दशमलव है दशमलव, फिर 4 और 2 6 और 1, अर्थात हम कहते हैं 16.043 ये यूनिफाइड मास, ठीक है। ये हमारा आया है CH4 का, यानी कि मेथेन का मॉलिक्यूलर मास ये हमको मिला है, ये मेथेन का मॉलिक्यूलर मास हमको इतना मिला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना अच्छे से आएगा। कोई भी कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो उसका आप कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए, आप उसका मॉलिक्यूलर मास अच्छे से निकाल सकते हैं। तो हमने अपना टॉपिक पढ़ा मॉलिक्यूलर मास, फिर इसके आगे इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम इसके आगे का टॉपिक अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही जरूरी है, पूरे रसायन विज्ञान के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत आगे तक काम आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसी आपको वीडियो लगी, उसके बारे में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुंच सके। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।